2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात साल 1984। पूरा भोपाल सुकून और शांति की नींद में सो रहा था। अचानक लोगों को आंखों में तेज जलन होने लगी, जैसे मान लो किसी ने मिर्च डाल दी हो। ये जलन इतनी खतरनाक थी कि ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे लोग। इसके बाद खतरनाक खांसी होना शुरू हो गई। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये अचानक से हो क्या क्या है। लोग अपने अपने घरों से निकले और हॉस्पिटल की तरफ भागने लग गए, पर वहां का सीन देखकर उनके भी होश उड़ गए। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा और कैसे एक रात में 3000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस केस को डिटेल में, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए। वेलकम टू ग्रिपिंग टेल्स। मैं हूं समीर आपके संग, और आज का केस है भोपाल गैस ट्रेजेडी। बात है 1969 की, जब भारत आजादी के बाद सबसे बड़े क्राइसिस से जूझ रहा था, जो थी अनाज की कमी। देश की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन खेतों में उतनी फसल नहीं हो पा रही थी। इसका एक बड़ा रीजन ये था कि कीड़े और टिड्डियां किसानों की खड़ी फसलों को बर्बाद कर देती थी। इसी वक्त भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पेस्टिसाइड दवाओं का इस्तेमाल करके फसलों की पैदावार बढ़ाई जाए। इसी मौके का फायदा उठाया अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड ने। उसने गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल रखा कि वो भारत में ही एक ऐसी मॉडर्न फैक्ट्री लगाएंगे जो एक बेहद असरदार पेस्टिसाइड बनाएगी, और इससे भारत को 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, भारत को विदेशों से महंगी दवाइयां नहीं मंगानी पड़ेंगी, जिससे किसानों को सस्ते दामों पर पेस्टिसाइड्स मिल जाएंगे और देश में अनाज का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। वहीं दूसरा, भोपाल जैसे शहर में एक बड़ी फैक्ट्री खुलने से हजारों लोगों को जॉब्स मिलेंगे और शहर की इसमें तरक्की होगी। यह सुनकर गवर्नमेंट ने फौरन ही यूनियन कार्बाइड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और साल 1969 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नॉर्थ वेस्ट इलाके में छोला नाम की जगह पर नई फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई, जिसका नाम रखा गया यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। जब ये फैक्ट्री बनी थी तब यह आबादी से थोड़ी दूर थी, लेकिन टाइम के साथ साथ काम की तलाश में आए हजारों मजदूरों और गरीब लोगों ने फैक्ट्री की दीवारों के ठीक बाहर अपनी अपनी झुग्गी झोपड़ियां बना ली, जिन्हें जयप्रकाश नगर और काजी कैंप जैसी कॉलोनियों के नाम से जाना गया। हालांकि किसी को भी नहीं मालूम था कि वो एक टाइम बम के मुहाने पर रह रहे हैं। आपको बता दूं, ये अमेरिकी फैक्ट्री 7 नाम का एक बहुत ही असरदार पेस्टिसाइड पाउडर बनाया करती थी, जो किसानों के बीच बहुत ज्यादा फेमस था, क्योंकि ये फसलों के कीड़ों को पल भर में मार दिया करता था। हालांकि इसे बनाने का तरीका बेहद ही डेंजरस था। फैक्ट्री में 7 पाउडर बनाने के लिए 3 केमिकल्स को आपस में मिलाया जाता था: फॉस्जीन गैस, मोनोमिथाइल एमाइन और क्लोरोफॉर्म। इन तीनों के मिलने से एक नया लिक्विड केमिकल बना था, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC कहा जाता था। ये केमिकल इतना ज्यादा खतरनाक था कि अगर इसकी एक भी बूंद हवा के कांटेक्ट में आ जाए तो ये तुरंत ही गैस बनकर इंसानों के लंग्स को पानी से भर दिया करती थी और दम घुटने से पल भर में जान जा सकती थी। इसलिए इस जानलेवा MIC लिक्विड को सेफ रखने के लिए 3 बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए थे: टैंक E610, टैंक E611 और टैंक E619। ये तीनों टैंक जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि सिक्योरिटी के लिहाज से जमीन के नीचे एक कंक्रीट के मजबूत बंकर के अंदर लिटा कर रखे गए थे। इनमें से हर एक टैंक इतना बड़ा था कि उसके अंदर करीब 60 टन यानी 60,000 लीटर लिक्विड भरा जा सकता था, और इन्हें जंग से बचाने और लीक प्रूफ बनाने के लिए बहुत ही महंगे और मजबूत स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था। इसके ऊपर कंक्रीट की मोटी परत थी, ताकि बाहर की गर्मी या किसी हादसे का असर इस बेहद नाजुक केमिकल पर ना पड़े। यही नहीं, इन तीनों टैंकों को चलाने के लिए एक बहुत ही सख्त रूल था, जिसे 2/3 रूल कहा जाता है। दरअसल फैक्ट्री के सेफ्टी मैनुअल के मुताबिक कभी भी तीनों टैंकों को पूरा नहीं भरा जाएगा। हमेशा 2 टैंकों जैसे 610 और 611 में ही MIC लिक्विड स्टोर किया जाएगा, और वो भी इनकी कैपेसिटी का सिर्फ 50% से 60% तक। जबकि तीसरा टैंक 619 हमेशा पूरी तरह से खाली रखा जाता था। इसे इमरजेंसी टैंक कहा जाता था, यानी कि मान लीजिए अगर टैंक 610 या 611 में कोई खराबी आ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए और गैस लीक होने लगे, तो तुरंत ही वॉल्व खोलकर सारा खतरनाक लिक्विड इस खाली टैंक 619 में ट्रांसफर किया जा सकता था, ताकि आने वाली मुसीबत को रोका जा सके। उस टाइम इस विशाल फैक्ट्री में 3 शिफ्टों में करीब 850 से 1000 वर्कर्स और इंजीनियर्स काम करते थे। इसके अलावा सैकड़ों दिहाड़ी मजदूर और सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात थे, जो हर रोज की तरह 2 दिसंबर 1984 की रात को अपना काम कर रहे थे। इसी तरह रात के 10 बज गए और फैक्ट्री की सेकंड शिफ्ट हो गई, जिसके बाद नाइट शिफ्ट के वर्कर्स काम पर आए। पूरा भोपाल शहर फिलहाल सोने की तैयारी कर रहा था, जबकि कुछ परिवार तो सो भी चुके थे। इधर फैक्ट्री में हमेशा की तरह सुपरवाइजर अपनी डायरी खोलकर बैठा हुआ था और ड्यूटी पर मौजूद ऑपरेटर्स और वर्कर्स अपनी अपनी मशीनों को चेक कर रहे थे। किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि कंट्रोल रूम में सब कुछ शांत था।
इसी बीच एक वर्कर को काम दिया गया कि वो फैक्ट्री की कुछ पाइपलाइनों के अंदर जमी गंदगी को साफ करे। रूल के मुताबिक पानी से पाइप साफ करते टाइम एक लोहे की प्लेट लगाई जानी चाहिए ताकि पानी गैस टैंक की तरफ ना जाए, लेकिन लापरवाही में वर्कर ने वो प्लेट नहीं लगाई और तेज प्रेशर से पानी की जो मोटर थी वो चालू कर दी। पाइप के अंदर कचरा जमा होने की वजह से पाइप जो था वो आगे नहीं जा पाया और वो पीछे की तरफ बैक मारने लग गया। धीरे धीरे वो पानी जमीन के नीचे दबे टैंक नंबर 610 की तरफ बढ़ने लगा, जिसमें 42 टन जानलेवा MIC लिक्विड भरा हुआ था। अचानक से MIC एरिया में खड़े 2-3 वर्कर्स की आंखों में तेज जलन सी होने लगी। जैसे ही उन्होंने चेक किया तो उन्हें जमीन से कुछ ऊंचाई पर मौजूद एक पाइप से लिक्विड और गैस का छोटा सा लीकेज दिखाई दिया। वर्कर्स ने तुरंत ही इसकी जानकारी ड्यूटी पर मौजूद सुपरवाइजर को दी, लेकिन सुपरवाइजर ने इसे बहुत ही मामूली बात समझा, बहुत लाइटली लिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ पानी का रिसाव है और इस वक्त फैक्ट्री में छोटे मोटे लीक होना एक आम बात थी। इसलिए उसने वर्कर से कहा कि चाय पीने के बाद आकर इसे हम आराम से ठीक करेंगे। सभी वर्कर्स और ऑपरेटर्स काम छोड़कर टी ब्रेक पर चले गए। जब वो कैंटीन में बैठकर आराम से चाय पी रहे थे तभी उनके बीच इस लीक को लेकर बातें हो रही थी। वो बिल्कुल बेफिक्र थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा लीकेज जमीन के नीचे दबे टैंक 610 के अंदर एक खतरनाक वोल्केनो को जन्म दे रहा है। करीब 25 मिनट का टी ब्रेक खत्म करके जब वर्कर्स रात में 12:40 पर अपनी ड्यूटी पर लौटते हैं तब तक हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। सिर्फ उन 25 मिनटों के अंदर टैंक का प्रेशर नॉर्मल से 40 गुना ज्यादा बढ़ चुका था। कंट्रोल रूम के बड़े से पैनल पर टैंक 610 का जो प्रेशर मीटर हमेशा शांत रहता था, उसकी सुई अपना पूरा डायल क्रॉस करके फुल पर आ गई थी। कंक्रीट का फर्श जिसके नीचे टैंक दबा हुआ था वो अचानक से हिलने लगा और उसमें से भयंकर गर्मी निकलने लग गई। वर्कर समझ गए कि जमीन के नीचे एक खौफनाक केमिकल रिएक्शन शुरू हो चुका है और अब इसे रोकना इम्पॉसिबल है। हालांकि कंट्रोल रूम के चीफ ऑपरेटर ने घबराकर सारे सेफ्टी सिस्टम्स को चालू करने की कोशिश की। दरअसल फैक्ट्री में ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए 3 अलग अलग डिवाइसेस लगी हुई थी, जिनमें पहली थी गैस स्क्रबर, जो MIC गैस को सोखने वाली मशीन थी। पर जब ऑपरेटर ने इसको ऑन किया ना तो पता चला कि ये खराब पड़ी हुई है क्योंकि कंपनी ने कभी भी इसकी मरम्मत कराई ही नहीं थी। अब पहला सेफ्टी सिस्टम तो फ्लॉप हो चुका था, इसलिए ऑपरेटर ने दूसरे सिस्टम की तरफ रुख किया जो था फ्लेयर टावर। इसका काम गैस को एटमॉस्फेयर में निकलने से पहले ही जला देना था, पर ऑपरेटर को पता चला कि फ्लेयर टावर का एक जरूरी पाइप कुछ दिन पहले ही वर्कर ने निकाल दिया था जो वापस नहीं लगाया गया। इसी वजह से फ्लेयर टावर भी अपना काम नहीं कर पाया। रात के करीब 12:50 पर फैक्ट्री का बड़ा सायरन बजाया गया ताकि आसपास रहने वाले लोगों को खतरे का पता चल सके। लेकिन तभी फैक्ट्री मैनेजमेंट ने एक और बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कंपनी के बड़े ऑफिसर्स के डर से कुछ ही मिनटों में सायरन को जानबूझकर बंद कर दिया ताकि बाहर शहर में कंपनी की किसी भी तरीके से कोई बदनामी ना हो। बाहर सो रहे लोगों को लगा कि ये रोज की तरह कोई मामूली मॉक ड्रिल का सायरन था और वो वापस से चादर तानकर आराम से सो जाते हैं, और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। रात के करीब 1 बजे टैंक 610 से करीब 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस बाहर निकल चुकी थी। सर्दियों की वो रात बेहद ठंड थी और हवा बिल्कुल थमी हुई थी, इसलिए गैस आसमान में ऊपर जाने के बजाय एक भारी सफेद और घने कोहरे की तरह जमीन पर फैल गई और सबसे पहले फैक्ट्री की दीवार से सटी झुग्गियों के अंदर दरवाजों और खिड़कियों के नीचे से वो घुसने लग गई, जिससे लोगों को भयानक खांसी और आंखों में मिर्च जैसी जलन होना शुरू हो गई। उनके घरों के अंदर पूरी तरह से धुंध छा चुकी थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। जब घरों के अंदर सांस लेना नामुमकिन हो गया तो लोग अपनी जान बचाने के लिए नंगे पैर ही सड़कों की तरफ भागने लग गए। चारों तरफ खूब अंधेरा, सफेद कोहरा और चीख पुकार मची हुई थी। भागने की वजह से लोग के लंग्स ज्यादा हवा खींच रहे थे, जिससे जहरीली गैस उनकी बॉडी के अंदर और तेजी से फैल रही थी। भागते भागते अचानक लोग के घुटने जो थे वो जवाब देने लग गए। वो सड़कों पर गिर गए, उनके मुंह से सफेद झाग निकलने लगे। कई लोगों ने तो सड़कों पे ही दम तोड़ दिया और जो अभी तक जिंदा थे वो बदहवास होकर भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया हॉस्पिटल की तरफ भागे। उस रात हॉस्पिटल के अंदर का जो सीन था वो डॉक्टर्स के लिए किसी भयानक बुरे सपने जैसा था। हादसे के बाद कुछ ही घंटों के अंदर हॉस्पिटल में आप जानते हैं 20,000 से ज्यादा मरीजों की जो भीड़ थी वो इकट्ठी हो गई। हॉस्पिटल के वार्ड, गलियारे, बरामदे और यहाँ तक कि बाहर के लॉन और सड़कें भी मरीजों से पूरी तरह से पट चुके थे। बेड कम पड़ चुके थे। एक एक बेड पर 4-4 मरीजों को लेटाया जा रहा था और जो जगह नहीं पा सके वो जमीन पर ही तड़प रहे थे। जहरीली गैस का असर हवा के साथ बहकर अब हॉस्पिटल के कमरों और वार्ड्स तक भी पहुंच चुका था।
जो डॉक्टर्स दूसरों का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनकी खुद की आंखों में मिर्च जैसी जलन होने लगी और उन्हें खांसी होनी शुरू हो गई। डॉक्टर्स को मजबूरन अपनी आंखों और मुंह पर गीली पट्टियां और रुमाल बांधकर काम करना पड़ा। वो खुद आधी बेहोशी की हालत में मरीजों की देखरेख कर रहे थे, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा केमिकल है। इस क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स ने तुरंत ही यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के ऑफिसर्स और मेडिकल स्टाफ को फोन मिलाया। उन्होंने फैक्ट्री के मेडिकल स्टाफ से पूछा कि प्लांट में कौन सी गैस का रिसाव हुआ है और इसका सटीक इलाज या एंटीडोट क्या है। यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों ने पहले तो गैस की पहचान बताने में काफी परेशान किया और वो जानकारी देने से बचते रहे, पर काफी दबाव के बाद जब उन पर प्रेशर डाला गया तो उन्होंने बताया कि ये गैस मिथाइल आइसोसाइनेट है। बदकिस्मती से उस वक्त ना तो हमीदिया हॉस्पिटल के पास MIC का कोई एंटीडोट था और ना ही कंपनी की तरफ से सही टाइम पर इलाज का कोई सटीक प्रोटोकॉल दिया गया, जिस वजह से बॉडीज की संख्या बढ़ने लग गई थी। उधर फैक्ट्री में सुपरवाइजर ने गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आखिरी सेफ्टी सिस्टम को इस्तेमाल करने का फैसला किया था, जो था हॉस पाइप। दरअसल सुपरवाइजर का प्लान हवा में वाटर कर्टेन यानी कि पानी की दीवार बनाने का था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस पानी के कांटेक्ट में आते ही भारी होकर नीचे बैठ जाती या न्यूट्रलाइज हो जाती है। सुपरवाइजर ने मजदूरों को हॉस पाइप लेकर प्लांट के उस हिस्से पर पानी छिड़कने को कहा जहां से गैस बाहर हवा में निकल रही थी। उनका मकसद था कि पानी की एक बौछार तैयार की जाए जो गैस को हवा में फैलने से रोक दे और उसे वहीं पर शांत कर दे। पर यह सिस्टम पूरी तरह से फेल रहा, जिसके पीछे दो रीजंस थे। दरअसल फैक्ट्री के हॉस पाइप में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं था कि उसकी बौछार बहुत ऊपर तक जा सके। जिस चिमनी या वेंट पाइप से जहरीली गैस लीक हो रही थी ना, वो जमीन से लगभग 33 मीटर की ऊंचाई पर थी, जबकि हॉस पाइप से निकलने वाले पानी की बौछार केवल 15 से 20 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच पा रही थी। इसके अलावा टैंक 610 के अंदर तापमान और प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। गैस इतनी तेज और भारी क्वांटिटी में बाहर आ रही थी कि अगर पानी वहां तक पहुंच भी जाता ना, तो भी इतने छोटे हॉस पाइप के पानी से उस भयंकर गैस के तूफान को रोक पाना नामुमकिन था, जिसके चलते वो लगभग 40 से 65 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैल गए। हवा के बहाव के साथ एक गैस प्लांट से करीब 5 से 8 किलोमीटर की दूरी तक सीधे असर डाल रही थी। ऐसा बताया जाता है कि हादसे की पहली रात ही 3800 से ज्यादा लोग की जान चली गई थी और अगले 2-3 दिनों में और उसके बाद भी जहरीली गैस के इफेक्ट से 15,000 से 25,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि भोपाल की लगभग आधी से ज्यादा आबादी सीधे तौर पर इस गैस की चपेट में आ गई। इनमें से लगभग 38,478 लोगों को कुछ टाइम के लिए और करीब 3900 से 50,000 लोग हमेशा के लिए फिजिकल डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस, सीवियर लंग डिसीज और सांस की दिक्कतों का शिकार हो गए। इस गैस का असर इतना ज्यादा डेंजरस था कि कई जनरेशन बाद आज भी वहां बच्चों में कई सारी डिसीजेज और जेनेटिक दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। खैर, जो ऑफिसर्स उस रात एयर टाइट कंट्रोल रूम में होने की वजह से बच गए थे, जब वो सुबह फैक्ट्री से बाहर निकले तो भोपाल का नजारा देखकर उनके बिल्कुल होश उड़ गए, क्योंकि सड़कों, फुटपाथ और नालियों में इंसानों और जानवरों की बॉडीज बिखरी हुई थी। कई लोग अपने बच्चों को गोद में लिए या दूसरे का हाथ पकड़े उसी हालत में अपना दम तोड़ चुके थे, जिससे साफ दिख रहा था कि वो रात में जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सड़कों पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हजारों गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्लियां पेट फूलने की वजह से मर चुके थे। जो जानवर जिंदा बचे थे वो दर्द से तड़प रहे थे और उनकी आंखें गैस की वजह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। जो भोपाल सुबह के टाइम चहकता था, वहां पर एक अजीब और डरावनी खामोशी थी। हवा में अभी भी गैस की स्मेल खुली हुई थी। सुबह सूरज निकलने के बाद भी आसमान साफ नहीं था। अभी तक पूरी दुनिया में इस हादसे की खबर फैल चुकी थी। नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक इस न्यूज को कवर कर रही थी। पर अब देखिए, सवाल ये उठता है कि आखिर ये गैस लीक हुई कैसे। जब इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया, और वो था टैंक नंबर 610 में लिमिट से बहुत ज्यादा गैस का भरा होना। कंपनी के सेफ्टी मैनुअल के मुताबिक किसी भी मिथाइल गैस आइसोसाइनेट गैस के टैंक को उसकी टोटल कैपेसिटी का 59 से 60% ही भरा जाना चाहिए, जबकि टैंक का बाकी 40% हिस्सा हमेशा खाली रखना जरूरी था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि अगर कभी इमरजेंसी में मान लीजिए टैंक के अंदर प्रेशर बढ़े तो उस खाली जगह में गैस फैल सके और किसी सेफ जगह या सेफ्टी सिस्टम की तरफ धीरे धीरे भेजी जा सके। इसके अलावा अगर कभी गैस में खराबी आए तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरी गैस या लिक्विड मिलाने की जगह बची रहे। पर हादसे वाली रात टैंक में सेफ्टी रूल्स को ताक पर रखकर कैपेसिटी को बहुत ज्यादा यानी लगभग 42 टन लिक्विड MIC गैस भर दी गई थी, जिस वजह से उसमें खाली जगह बची ही नहीं। इसके अलावा जिस पाइपलाइन की सफाई की जा रही थी उसका मेन वाल्व पहले से ही अंदर से घिस चुका था और लीक कर रहा था। इसी वाल्व के खराब होने की वजह से पानी टैंक 610 के अंदर घुस गया और पानी मिलते ही टैंक के अंदर केमिकल रिएक्शन भी शुरू हो गया। टेम्परेचर तेजी से बढ़ा और लिक्विड गैस उबलकर गैस बनने लगी।
अब क्योंकि टैंक में खाली जगह बिल्कुल नहीं थी, इसलिए बनी हुई गैस को फैलने का कोई मौका नहीं मिला और टैंक के अंदर का प्रेशर कुछ ही मिनटों में नॉर्मल से बहुत ज्यादा गुना बढ़ गया था। यह बिल्कुल एक बंद प्रेशर कुकर की तरह हो गया जिसके अंदर बहुत ज्यादा खाना और पानी भर दिया गया हो। जब टैंक इस भयंकर दबाव को नहीं झेल पाया ना, तो उसकी सेफ्टी वाल्व जोर से फट गए और गैस बेहद तेज रफ्तार और भारी क्वांटिटी में सीधे बाहर हवा में तैरने लगी। हालांकि अगर रूल के मुताबिक टैंक आधा खाली होता तो पानी घुसने के बाद भी वर्कर्स को प्रेशर संभालने और गैस को रोकने का कुछ टाइम जरूर मिल जाता और इतने लोग अपनी जान गंवानी ना पड़ती। इस दौरान फैक्ट्री के ओनर और यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भी भोपाल आए, पर पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटों बाद उन्हें जमानत मिल गई और वो तुरंत ही अमेरिका भाग गए। भारत सरकार के बार बार बुलाने और अदालती समन के बावजूद वो कभी वापस नहीं लौटे और भगोड़ा घोषित होने के बाद 2014 में अमेरिका में ही उनकी डेथ हुई। इधर फैक्ट्री में खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि टैंक नंबर 611 अभी भी मौजूद था, जिसमें करीब 23 टन खतरनाक MIC गैस बची हुई थी, जिस वजह से पूरे भोपाल में दोबारा तबाही का डर था। इस खतरे को टालने के लिए कोर्ट और एक्सपर्ट्स की निगरानी में ऑपरेशन फेथ चलाया गया और दिसंबर 1984 में सरकार ने बेहद सावधानी से बची हुई गैस को प्रोसेस करके पेस्टिसाइड में बदल दिया, ताकि इसका खतरा पूरी तरह से खत्म हो सके। आपको बता दें, यह काम पूरा होते ही इस फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इसे फिर कभी दोबारा चालू नहीं किया गया। वेल, आपका ओपिनियन इस केस पर क्या है, स्टोरी पर क्या है? आप अपना जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली स्टोरीज बिल्कुल भी मिस ना हो।